हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम बात करेंगे, हमने जो ऐतिहासिक नगरों की सीरीज़ प्रारंभ की है, प्राचीन ऐतिहासिक नगरों की जो सीरीज़ प्रारंभ की है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और पिछले क्लास में हमने हस्तिनापुर के इतिहास पर पूरा डिटेल से चर्चा किया था, कवर किया था, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो उसी सीरीज़ को हम लोग आज पुनः कंटिन्यू करेंगे। इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे कौशाम्बी के इतिहास की। कौशाम्बी के इतिहास की तो बिना समय गंवाए आइए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर हम कौशाम्बी की बात करें तो यह भारतीय इतिहास में कौशाम्बी नगर की गणना एक सुंदर नगर के रूप में हुई है, जो अब केवल एक ग्राम नगर के रूप में, जो अब केवल एक ग्राम बस्ती के रूप में है। पुरातत्ववेत्ताओं ने इस प्राचीन सुंदर नगर की यहाँ खुदाई करके इस नगर के खंडहरों का पता लगा लिया है। यह नगर उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जनपद में, उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जनपद में 34 मील लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के किनारे आबाद कोशम ग्राम के निकट है। आबाद कोशम ग्राम के निकट है। इस जगह के खंडहर कोशम खिराज, गढ़वा तथा कोशम इनाम आदि गांव के इलाकों में विस्तृत है, जहां की टीलों की रूपरेखा से यह साफ तौर पर देखा जाता है कि यह साफ तौर से पता चलता है कि यहाँ की प्राचीन लंबी चौड़ी बस्ती एक विशाल आयताकार दुर्ग के मध्य बसी हुई थी, जिसके चारों हिस्सों से एक एक बड़ा फाटक द्वार के रूप में था। प्राचीन काल में यह नगर एक विशिष्ट नगर के रूप में जाना जाता था। जैन धर्म के छठे तीर्थंकर की यह जन्मभूमि थी। इलाहाबाद स्तंभ लेख से कौशाम्बी के विषय में अच्छी जानकारी मिलती है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीनी यात्री युआन चुआंग यहाँ पर आया था, जिसके अनुसार इसकी परिधि 30 मील थी। 7वीं शताब्दी में एक चीनी यात्री युआन चुआंग यहाँ आया था और उसने बताया कि इसकी परिधि 30 मील थी। इसकी परिधि 30 मील थी। यहाँ पर 10 से अधिक बौद्ध विहार थे। 10 से अधिक बौद्ध विहार थे, जिनके खंडहर आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर प्राप्त प्रभु का मंदिर आज भी देखने को मिलता है, जिससे चंदनवाला की मूर्ति रखी हुई है, जिसमें चंदनवाला की मूर्ति रखी हुई है। कौशाम्बी का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में भी उल्लेख किया गया है। पतंजलि के महाभाष्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। भद्रभव नृपति के शासनकाल का कोशम अभिलेख यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ की खुदाई से पुरातत्व संबंधी अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिसका बड़ा ही महत्व है। यहाँ पर प्रद्योत द्वारा निर्मित दुर्ग के खंडहर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे प्रद्योत जो था उससे संबंधित खंडहर भी देखने को यहाँ पे मिलते हैं। वैदिक साहित्य तथा जैन साहित्यों में इस नगर का महत्वपूर्ण उल्लेख देखने को मिलता है। कई स्थानों पर देखने को मिलता है तथा रामायण और महाभारत नामक महाकाव्यों से भी इस नगर की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। इस नगर को बसाने का श्रेय कुशाम्ब को है। कौशाम्बी नगर को बसाने का श्रेय किसको है? कुशाम्ब को है। विविध तीर्थ कल्प में भी इस नगर का उल्लेख है। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ कुशाम्ब नामक पैंडों की अधिक संख्या है, जिसके कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा है। महात्मा बुद्ध से पूर्व यह नगर वत्स जनपद की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध से पूर्व कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध के समय वत्स राज्य का राजा उदयन था, जिसके राज्य की गणना 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में होती थी। महात्मा बुद्ध के समय में कौशाम्बी उत्तर भारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर चुका था। इस नगर का महत्व इस कारण भी था
कि यह नगर दक्षिण में पैठान अथवा प्रतिष्ठान से उत्तर में साकेत जाने वाले मार्ग पर बसा हुआ था। इस नगर ने गंगा यमुना में निवासियों के नागरिक जीवन के उत्थान में आर्थिक योगदान दिया। यह नगर गुप्त सम्राटों के शासनकाल में भी एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए था। चीनी यात्री फुआड चांग के समय में कौशाम्बी खंडहरों के रूप में बदल चुका था। व्यापार तथा वाणिज्य के दृष्टिकोण से इस नगर का बड़ा महत्व था। व्यापारिक महत्व के कारण ही इसे वत्सपत्तन कहा जाता था। एक इतिहासकार का कहना है कि कौशाम्बी महात्मा बुद्ध के समय का उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। अर्ली हिस्ट्री ऑफ कौशाम्बी की प्रस्तावना के अनुसार बौद्धकालीन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से इस नगर का महत्व अधिक बढ़ गया था। यहाँ जो बौद्ध धर्म के विहार थे उनमें भिक्षु तथा भिक्षुणियों रहा करते थे। मौर्य साम्राज्य में इस नगर ने राजनीतिक, धार्मिक तथा व्यावसायिक महत्व भी प्राप्त कर लिया था। सम्राट अशोक ने 2 स्तंभ पर पाली भाषा में लेख उत्कीर्ण कराए। यहाँ पर खुदाई करते समय कुषाण काल का एक स्तंभ भी मिला है जो अशोक की लाट के नमूने पर बनाया गया था। अर्थशास्त्र ने इस नगर में जिन वस्त्रों को पहना जाता था उनकी बड़े सुंदर शब्दों में प्रशंसा की गई है। गुप्त सम्राटों के शासन कालों में फाहियान जो चीनी यात्री भारत आया था, यह वहाँ भी आया था और वह लिखता है कि कौशाम्बी नगर नाथ से 104 मील की दूरी पर है और यह नगर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर खुदाई करते समय महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति भी मिली है जिस पर एक लेख उत्कीर्ण है। यह लेख कनिष्क के शासन काल के द्वितीय वर्ष में उत्कीर्ण कराया गया था। सन 1938 ईस्वी में जब यहाँ पर खुदाई की गई थी तब इस नगर के ऐतिहासिक महत्व का पता चला। इस खुदाई से पता चलता है कि यह नगर 7वीं शताब्दी में भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र के रूप में देखा जाता था। कौशाम्बी की सजधज सन 1165 ईस्वी में सन 1580 ईस्वी तक बनी हुई रही। इसके पश्चात इस नगर का पतन होने लगा होगा। यहाँ पर खुदाई अशोक स्तंभ, धोती सीताराम विहार, राजप्रसाद तथा पूर्वी द्वार प्राचीर के पास की गई है, जिससे पता चला कि प्रथम काल में दुर्ग प्राचीर बनी। द्वितीय काल जो कि 885 ईसा पूर्व से 605 ईसा पूर्व तक माना जाता है में परकोटे के बाहर की खाई खोदकर उसे अधिक रूप से सुरक्षित बना दिया गया था। इसी काल में तांबे तथा शूले हुए सिक्कों का भी प्रचलन हुआ। तृतीय काल सन 605 ईसा पूर्व से 45 ईस्वी तक माना जाता है कि इसी काल में इस नगर की सुरक्षा का अच्छे रूप में प्रबंधन किया गया। गुप्त काल में कौशाम्बी मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र रहा था। यहाँ केंद्र के रूप में उभरा। यहाँ सूर्य प्रतिमा भी मिली है। फाहियान ने इस नगर के वैभव का वर्णन किया है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद इस नगर की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही गई। राजा तोरणमल ने भी इस नगर पर आक्रमण किया था। वेनसांग इस नगर को इसके सवाब पर देखा था। इस चीनी यात्री ने बौद्ध मंदिर का वर्णन अपनी यात्रा वर्णन में किया, जिसकी ऊंचाई लगभग 60 मीटर थी, जिसमें बुद्ध जी की चंदना प्रतिमा आसीन थी। यहाँ एक राजमहल का भी पता चलता है। तो यह अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए है कौशाम्बी, जो वर्तमान से लेकर अतीत तक इतिहास का साक्षी रहा है। तो इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो इजाज़त दीजिए। जय हिंद।
जय भारत।